Assalamu alaikum, this is Tokir Yusuf and I'm here to talk about pharmaceutical microbiology. This is a 4 week training program and we are going to start an orientation. So if you have not registered yourself for the course, kindly register for it and send a message on WhatsApp if you want to register yourself, and the number is on screen 0318 4621 657. अ वेरी वार्म वेलकम इन ओरिएंटेशन क्लास। मैं खुश आमदीद कहता हूँ सबको जो लोग मेरी ओरिएंटेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं ओरिएंटेशन क्लास। सबसे पहले जी बात करते हैं जॉब ऑप्शंस के बारे में कि पाकिस्तान में माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं उनके लिए कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर टॉप पे देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो सबसे पहले नंबर पे आती है माइक्रोबायोलॉजिस्ट को जॉब देने के हवाले से। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अंडर काम करती है ड्रैप के, ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी के। तो ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी ने ये रूल इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट लाजमी है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है। दूसरे नंबर पे फूड माइक्रोबायोलॉजी है। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पाकिस्तान में, लेकिन कोई बहुत कम इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इसको फॉलो करती हैं और माइक्रोबायोलॉजिस्ट को हायर करती हैं। तो तीसरे नंबर पे क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी है। तो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी आपको पता है कि डायग्नोस्टिक लैब्स के अंदर यूज़ होती है। कुछ टेस्ट होते हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी से रिलेट करते हैं। तो क्लिनिकल लैब्स भी बहुत कम हैं पाकिस्तान में, चंद एक गिनती की लैब्स हैं जो कि पाकिस्तान में माइक्रोबायोलॉजिस्ट को हायर करती हैं और उनसे काम करवाती हैं। हमारा कंसर्न जो कि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी से है, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं जी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड फिनिश्ड फॉर्म, कि जब मेडिसिन बन रही है उसके दौरान और बनने के बाद दोनों स्टेजेस पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने क्या करना है, देखना है कि उसके अंदर माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन तो नहीं है, अगर है तो क्या वो लिमिट में है, अगर वो लिमिट से आउट है तो वो बैच डिस्कार्ड होगा। सेकंड नंबर पे मेंटेनेंस ऑफ एरियाज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग दैट मीट स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स, कि कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हमने करनी है फार्मास्यूटिकल, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो एरिया कैसा होना चाहिए और उन एरियाज़ में माइक्रोबायोलॉजिस्ट का क्या रोल है। माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिफिकेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ एंड इक्विपमेंट, कि अब जिन एरियाज़ को यूज़ करना है उन्हें यूज़ करने से पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्वालिफाई करेगा कि वो एरियाज़ जो हैं क्वालिफाई होते हैं कि नहीं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। और कुछ इक्विपमेंट्स भी होते हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने क्वालिफाई करने होते हैं, लाइक फिल्ट्रेशन असेंबलीज, ऑटोक्लेव्स, ओवन्स एक्सेट्रा। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो क्वालिफाई होती हैं अंडर माइक्रोबायोलॉजी। वाई दिस कोर्स, तो हम बात करते हैं कि ये कोर्स हम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों इस पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये क्यों ज़रूरी है। तो इसमें डिफरेंट बातें हैं, कुछ 4-5 हैं, मैं वो करना चाहूँगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान फॉर माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड बायोटेक्नोलॉजिस्ट। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फार्मा इंडस्ट्री जो है वो हंड्रेड्स में है पाकिस्तान के अंदर, और ये सब इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो जॉब ऑफर करती हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट को। और उसके अलावा ट्रैप की रिक्वायरमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है पाकिस्तान में कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है वो कंपलसरी है इन फार्मा इंडस्ट्री, और उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी वहाँ पे काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट दिस फील्ड बिकॉज इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स। अब हमारे यहाँ एक फ्लॉबैक है कि यूनिवर्सिटीज़ में फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के कोर्स को अभी तक कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल सकी। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। Students and fresh graduates are not familiar with tests and techniques being used in pharmaceutical microbiology. अब जब स्टूडेंट्स को ऐसा कोई कोर्स नहीं पढ़ाया जाएगा तो उनको इन टेस्ट और टेक्निक्स का कोई आइडिया नहीं होगा, और वो जब बाहर फील्ड में जाएंगे तो वो प्रॉब्लम फेस करेंगे। फेलियर इन इंटरव्यूज़ ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ये वो प्रॉब्लम है जो कि फेस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। क्या होता है कि पहले तो सीवी में ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं होती जो कि हायरिंग मैनेजर को अट्रैक्ट कर सकें, और अगर किसी तरह से हमारा कैंडिडेट इंटरव्यू में पहुंच जाता है, फ्रेश ग्रेजुएट है, उसको नॉलेज नहीं है, क्या होता है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता इंटरव्यू के अंदर, तो उसके बाद फिर हायरिंग जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। फ्रेश ग्रेजुएट्स 2-2, 3-3 साल जॉब के लिए मारे मारे फिरते हैं। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट अवेलेबल ड्यू टू कोविड-19। पिछले 1.5 ईयर से मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्टाफ को मिनिमाइज़ किया जा रहा है, इवन के जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उनको भी हाफ कर दिया गया है। तो इस कंडीशन में कैसे पॉसिबल है कि वो इंटर्नशिप अलाउ कर सकें एक्सटर्नल लोगों को। तो जब इंटर्नशिप अवेलेबल नहीं है, ये एक सिंगल अपॉर्चुनिटी है एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए कि वो लर्न करे, जब अवेलेबल नहीं होगी, उसे इंटर्नशिप नहीं मिलेगी तो वो सीख नहीं पाएगा।
कंपटीशन फॉर अ फ्यू सीट्स इन मार्केट, मार्केट में बहुत कम सीट्स हैं, हंड्रेड्स में हैं, लेकिन कैंडिडेट्स जो हैं वो थाउजेंड्स में हैं, तो फिर कंपटीशन होगा। तो जो compete करेगा, जो ज़्यादा नॉलेज होगा, जिसके पास वो चीज़ों को समझता होगा, वही जॉब विन करेगा, जॉब सिक्योर करेगा। कोर्स कंटेंट क्या है हमारे कोर्स के, तो हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी लेबॉरेटरी स्ट्रक्चर पे, कि लैब कैसी होती है, उसको कैसा होना चाहिए, क्या क्या पार्ट्स और रूम्स हैं। क्लीन रूम क्लासिफिकेशन के एरियाज़ जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे होंगे, क्या क्या उसके अंदर क्लासेस हैं, कितने ग्रेड्स हैं और कैसे हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल एरिया मॉनिटरिंग के आपने जो क्लासेस डिवाइड करनी है एरियाज़ की, वो माइक्रोबायोलॉजिकल एरिया मॉनिटरिंग की बेस पे होता है कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है, वो हम देखेंगे। स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग है कि कैसे मेडिसिन को स्टीराइल कंडीशन में बनाया जाता है। स्टेरिलिटी टेस्टिंग है कि कैसे उसकी टेस्टिंग होती है। मीडिया फिल ट्रायल है। माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट ऑफ नॉन स्टीरियल प्रोडक्ट्स है। वाटर टेस्टिंग है। बायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स होगा। बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्टिंग पे बात करेंगे। कल्चर मेंटेनेंस एंड आइडेंटिफिकेशन जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। प्रिजर्वेटिव एंड डिसइंफेक्टेंट इफेक्टिवनेस टेस्ट पे बात करेंगे। इसके अलावा हम इस कोर्स में लास्ट लेक्चर जो है वो रखेंगे सीवी बनाने पे, कि स्टूडेंट्स को कैसे सीवी के ऊपर अपनी स्किल्स को एक्सप्लेन करना होगा, ताकि इंटरव्यू लेने वाला उनको कॉल करने में प्रेफर करे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में आपको कौन कौन सी स्किल रिक्वायर हैं और आपने वहाँ जाके किन क्वेश्चंस का कैसे आंसर करना है। माइक्रोबायोलॉजी लेबॉरेटरी स्ट्रक्चर है कि लैब कैसी होनी चाहिए, एक जर्नल डिज़ाइन जो मैंने यहाँ पे शेयर किया है आपसे। तो सबसे पहले ऑफिस है कि अपर लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखें तो ऑफिस नज़र आएगा आपको। ऑफिस की इंट्रेंस जो है बाहर से होती है, उसका लैब में कोई अमल दखल नहीं होता और लैब में आप वहाँ से नहीं जा सकते। लैब के लिए उसके साथ ही आपको देख नज़र आ रहा होगा एंट्रेंस चेंज रूम। तो लैब में इंटर होने के लिए एक चेंज रूम होता है। आपने एक्सटर्नल जो गाउन है, एक्सटर्नल जो लैब कोट है, वो वहीं पे उतारना है चेंज रूम में, उसे हैंग करके वहाँ से एक लिंट फ्री लैब कोट पहन लेना है। तो जब आपने चेंज कर लिया तो उसके बाद आप लैब में इंटर हो सकते हैं। उसके अलावा और क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या क्या है लैब में, वॉशिंग एरिया है, स्टरलाइजेशन रूम है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग है, उसके अलावा मीडिया प्रिपरेशन रूम है, इंक्यूबेटर रूम है, एमएलटी एंड वाटर टेस्टिंग रूम है, बायोएसे एंड कल्चर जीपीटी रूम है। इन सब रूम्स के लिए अलग-अलग प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं एमएलटी वाले रूम में चेंज रूम बना हुआ है, बायोएसे वाले में भी चेंज रूम बना हुआ है। स्टेरिलिटी टेस्टिंग सूट के लिए भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, तो उसके थ्रू अंदर जाना होता है। ये जनरल स्केच है लैब का। क्लीन रूम क्लासिफिकेशंस। अब क्लीन रूम क्या होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि आपका एरिया कैसा हो। एक नीट एंड क्लीन एरिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ताकि प्रोडक्ट जो है वो माइक्रोब फ्री हो। एक लिमिट में माइक्रोब्स उसके अंदर हो सकते हैं या फिर वो स्टीराइल हो। तो उसके लिए हमारे पास 4 ग्रेड्स हैं जो कि स्टैंडर्ड्स हमें बताते हैं कि 4 लेवल्स या 4 क्लासेस हैं एरियाज़ की जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ग्रेड ए, बी, सी एंड डी, ये 4 ग्रेड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन ग्रेड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, ये कैसे सेट किए जाते हैं, इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं और इसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है, ये हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। माइक्रोबायोलॉजिकल एरिया मॉनिटरिंग आ जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजिकल एरिया मॉनिटरिंग में 2 मेजर चीज़ें हैं। नॉन वाइबल पार्टिकल काउंट है, जिसे आप नॉन लिविंग पार्टिकल काउंट भी कह सकते हैं। इसमें आपने कौन से साइज़ के पार्टिकल मेजर करने हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, क्या क्या लिमिट्स हैं किस ग्रेड में, वो सारा डिटेल में डिस्कस होगा। वाइबल पार्टिकल काउंट, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात कर लें तो वो आपने कैसे डिटेक्ट करने हैं। 4 मेथड होते हैं। सेडिमेंटेशन प्लेट मेथड है, एक्टिवेट सैम्पलिंग है, सरफेस चेक्स है, पर्सोनल मॉनिटरिंग है। ये सब तरीकाकार हैं, मेथड्स हैं जो कि वाइबल काउंट्स को चेक करने के लिए यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। बात करते हैं जी स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टेरिलिटी टेस्टिंग पे। स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स इन एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन में कौन कौन सी ड्रग्स बनाई जा सकती हैं जो कि इंजेक्टेबल होती हैं या फिर आपके लंग्स में जानी है, आइज़ में जानी है। इनमें ज़ीरो ग्रोथ होनी चाहिए। तो जब ज़ीरो ग्रोथ की बात आ जाती है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है।
वहाँ पे आपने एरिया की एसेप्टिक कंडीशन सेट करनी है, आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके अलावा जब मेडिसिन बन जाएगी उसकी टेस्टिंग कि वो स्टीराइल है कि नहीं, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। उस टेस्ट को हम कहते हैं स्टेरिलिटी टेस्ट। मेजर टेस्ट है माइक्रोबायोलॉजी का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो इसमें क्या होता है, 2 मेथड होते हैं यूज़, फिल्ट्रेशन मेथड होता है और डायरेक्ट इनॉकुलेशन होता है। इन दोनों की डिटेल हम पढ़ेंगे। मेंटेनिंग ऑफ टेस्टिंग एरिया ड्यूरिंग टेस्टिंग, कि जब आप टेस्ट कर रहे हो जिस फ्रूट में, जिस एरिया में, मैं आपको पीछे माइक्रोबायोलॉजी लैब में दिखा भी चुका हूँ कि एक टेस्टिंग एरिया होता है जिसे स्टीराइल टेस्टिंग सूट कहते हैं। उसके भी ग्रेड्स होते हैं, जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग एरिया के ग्रेड्स देखे, क्लीन रूम क्लासिफिकेशन थी, तो सिमिलर एरियाज़ में ही टेस्टिंग की जाती है। मीडिया फिल ट्रायल, मीडिया फिल ट्रायल क्या है, एक प्रोसीजर है जो कि एसेप्टिक कंडीशंस को वेरीफाई करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें करना क्या होता है, सिंपली जैसे एक ड्रग मैन्युफैक्चर करके आप फ्यूल में या वायल में फिल करते हैं, उस ड्रग की जगह पे आपने ट्रिप्टिक सोए ब्रॉथ, एक जनरल मीडिया है, वो बनाना है और उसको फिल करना है स्टीराइल कंडीशंस में, एसेप्टिक कंडीशंस में, इन मैन्युफैक्चरिंग एरिया। तो उससे क्या होगा, आप जो इंजेक्शन फिल करेंगे या वायल फिल करेंगे, उसको इंक्यूबेट करके देखेंगे कि उसमें ग्रोथ आती है कि नहीं, वो हमें बताएगा कि हमारा एरिया कैसा था। माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट ऑफ नॉन स्टीरियल प्रोडक्ट्स, अगर इस पर बात करें तो ये सेकंड क्लास है मेडिसिन की माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से, कि पहले हमने देखा एक स्टीराइल ड्रग्स बन रही थी, अब नॉन स्टीराइल। नॉन स्टीराइल मीन्स कि उसमें माइक्रोब्स हो सकते हैं लेकिन वो एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर होंगे। सिरप जो है उसकी क्या लिमिट है, टैबलेट जो है उसकी क्या लिमिट है, क्रीम ऑइंटमेंट जो है उसकी क्या लिमिट है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें हम 3 चीज़ें टेस्ट करते हैं, TAMC टोटल एरोबिक माइक्रोबियल काउंट, TYMC टोटल यीस्ट एंड मोल्ड काउंट, उसके अलावा स्पेसिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये कुछ स्पेशल ऑर्गेनिज्म है जैसे स्टेफोरियस, साल्मोनेला एक्सेट्रा। तो ये हमने चेक करने होते हैं कि ये डिफरेंट मेडिसिन में एब्सेंट होने चाहिए। वाटर टेस्टिंग, तो वाटर एक मेन इंग्रेडिएंट है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि हर एक मैन्युफैक्चरिंग में वाटर यूज़ होता है। तो वाटर टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 तरह के वाटर्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं जो कि फार्मा में होते हैं, प्योरीफाइड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है एंड WFI। WFI क्या है, वाटर फॉर इंजेक्शन। तो इन तीनों तरह के वाटर्स की टेस्टिंग कैसे करनी है, इनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कितनी लिमिट होती है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। इसमें 2 मेथड यूज़ होते हैं, एक पोर प्लेट मेथड है और दूसरा फिल्ट्रेशन मेथड है वाटर टेस्ट करने के लिए। TAMC हम इसमें देखते हैं कि टोटल एरोबिक माइक्रोबियल काउंट कितना है वाटर का। उसके अलावा हम कुछ स्पेसिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कोलिफॉर्म वगैरह, हम वो डिटेक्ट करते हैं कि वो एब्सेंट होने चाहिए किसी भी किस्म के वाटर में। उसके अलावा जी बायोलॉजिकल एसे है एंटीबायोटिक्स का, जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजिकल एसे क्या है एंटीबायोटिक का, एंटीबायोटिक से तो आप फेमिलियर होंगे कि एंटीबायोटिक इज़ एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट, जो बैक्टीरिया या पैथोजेंस को किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन। तो इसमें हम एनालिसिस ऑफ एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रही है, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, दोनों तरह से हम देखते हैं। तो उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं उस एंटीबायोटिक की, किसी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट किस लिमिट में रह के वो काम करती है, कौन से स्टैंडर्ड्स हमने साथ कंपेयर करने हैं, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में क्लियर करेंगे हम। तो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन पे बात कर ले, तो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन क्या है, एंडोटॉक्सिन इज अ टाइप ऑफ पायरोजन। तो पायरोजन क्या है, पायरोजन इज़ एनी केमिकल एनी रीजन जो कि शिवरिंग कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर, डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। तो एंडोटॉक्सिन अब सारी सी बात है एक डेंजरस मटेरियल हो गया, अगर वो शिवरिंग कॉज करता है तो इसको एब्सेंट होना चाहिए या फिर एक स्पेशल लिमिट में होना चाहिए हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए 2 मेथड यूज़ होते हैं, एक है जेल क्लॉट मेथड एंड द सेकंड इज़ क्रोमोजेनिक टेक्निक। इन दोनों मेथड से एंडोटॉक्सिन को डिटेक्ट किया जाता है। जेल क्लॉट मेथड जो है एक क्वालिटेटिव टेस्ट है और क्रोमोजेनिक टेक्निक जो है क्वांटिटेटिव टेस्ट है। तो इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनमें कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं, कैसे कैसे इसको किया जाता है, कौन कौन से रिएजेंट इसमें यूज़ होते हैं, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। आगे है जी कल्चर मेंटेनेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। तो लैब के अंदर कौन कौन से कल्चर यूज़ होते हैं, किस किस पर्पज़ के लिए, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें चाहिए, वो देखेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जो यूज़ होते हैं वो ATCC होते हैं। ATCC मींस अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन। एक स्पेशल रेफरेंस नंबर आता है हर एक स्पीशीज़ के अगेंस्ट, एक स्ट्रेन के अगेंस्ट, उस रेफरेंस नंबर से ही हम ट्रेस करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। हाउ टू मेंटेन एंड प्रिपेयर वर्किंग कल्चर्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक बैक्टीरियोलॉजी पूरा एक सेक्शन होता है, एक कल्चर्स को मेंटेन करना एक टफ काम है। जैसे किसी छोटे बच्चे की केयर करना होता है वैसे ही आपने कल्चर्स को संभालना है, अदरवाइज वो आपके महंगे ATCC कल्चर डेड हो सकते हैं। तो इसको एक लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए कैसे इसको सेव करना है, डिलीशंस कैसे बनानी है, मास्टर कल्चर से मदर कल्चर पे कैसे जाना है, उससे आपने वर्किंग कल्चर्स कैसे बनाने हैं, स्टॉक कल्चर्स कैसे बनाने हैं, ये सारा कुछ हम स्टडी करेंगे। GPT है ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट, कि जब भी कोई मीडिया आता है लैब के अंदर, बाहर से परचेज़ किया जाता है तो उसको चेक किया जाता है कि वो ग्रोथ को प्रमोट करता है कि नहीं, जिस पर्पज़ के लिए वो है क्या वो पूरा कर रहा है कि नहीं, उसके बाद ही वो टेस्टिंग में यूज़ होगा।
पॉजिटिव कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो टेस्ट कर रहे हो उसमें पॉजिटिव कंट्रोल कैसे लगाना है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस टेस्ट में पॉजिटिव कंट्रोल के लिए तौर पे यूज़ होंगे, नेगेटिव कंट्रोल क्या है, ये सारा कुछ स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एपीआई और रैपिड किट्स के हमने जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट किया, किसी प्लेट पे किसी एरिया में ग्रोथ आ जाती है, किसी एरिया में कंटेमिनेशन डिटेक्ट होती है या किसी प्रोडक्ट में कंटेमिनेशन डिटेक्ट होती है, तो उसको फिर स्पीशीज़ लेवल तक आइडेंटिफाई किया जाता है। इसे कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस, कि आपने रूट तक जाना है कि कहाँ से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एरिया में आया और कहाँ से वो प्रोडक्ट में इंक्लूड हुआ। प्रिजर्वेटिव एंड डिसइंफेक्टेंट इफेक्टिवनेस टेस्टिंग है। तो इसमें क्या क्या है कि प्रिजर्वेटिव्स क्या है जो हमारी मेडिसिन को सेव करते हैं, जिसकी बेस पे हम शेल्फ लाइफ डिसाइड करते हैं किसी मेडिसिन की। और डिसइंफेक्टेंट आपको आइडिया होगा आजकल अबंडेंटली यूज़ हो रहे हैं, फार्मा में तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। तो जी हमने क्या करना है कि इन दोनों की इफेक्टिवनेस देखनी है कि किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये इफेक्टिव हैं और कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं और कौन कौन से डेंजरस हैं। तो इफेक्टिवनेस चेक होगी, इसके बाद हम इसकी शेल्फ लाइफ चेक करते हैं कि कौन सा प्रिजर्वेटिव और डिसइंफेक्टेंट कितने टाइम के लिए इफेक्टिव रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। लेकिन जी ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सारे टॉपिक्स के साथ। इसके अलावा एक और टॉपिक भी हमने जो डिस्कस करना है लास्ट लेक्चर में, वो है आपकी सीवी मेकिंग, आपके इंटरव्यू स्किल्स पे। तो उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो पहली स्लाइड पे भी था आपको मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ, उस नंबर पर आप किसी भी टाइम रीच आउट कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी सडनली इंशाल्लाह। नहीं जी ये दोबारा से मैं आपको नंबर दिखा रहा हूँ, 003184621657 है। आप इस पर कॉन्टैक्ट करके अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं और कोर्स के लिए रजिस्टर भी करवा सकते हैं। लें जी हमारी आज की ओरिएंटेशन क्लास तो ख़त्म हुई। थैंक यू सो मच जिसने भी ये ओरिएंटेशन क्लास सुनी। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी और इंशाल्लाह हम रेगुलर कोर्स में इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक दफ़ा फिर थैंक यू सो मच।